Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student. So guys, students, ये हमारा थर्ड एंड फाइनल चैप्टर है सेल यूनिट से और इस चैप्टर नंबर 10 है 11th एनसीईआरटी के अंदर और चैप्टर नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये दो भागों में है। बेसिकली चैप्टर इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो सेल साइकिल यानी कि जो एक हमारी सेल होती है उसका जो एक लाइफ है वो कैसे चलती है, एक सेल से दो सेल कैसे बनती हैं या इस सेल का फंक्शनिंग क्या है, तो उसके अंदर चलने वाली प्रोसेस या वो साइकिल जब तक जिंदा ना सॉरी साइकिल बोल रहा जब तक वो सेल जिंदा है और जिंदा से जब तक वो मरेगी या डिवाइड करेगी तो तब तक की उसकी क्या हिस्ट्री रहेगी लाइफ की, उसकी क्या प्रोग्रेस रहेगी लाइफ की, वो देखेंगे। और सेल डिवीज़न जब एक सेल दो सेलों के अंदर टूट जाती है, जब एक सेल से दो सेल बन जाती हैं या चार सेल भी बनती हैं, वो आगे प्रोसेस बताएंगे कौन से के अंदर चार बनती है। तो एक सेल से जब सेल डिवीज़न होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती हैं, तो जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑल सेल अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी आज हम सेल देख रहे हैं वो सभी सेल अपने से पुरानी वाली सेल से बनकर निर्मित होकर आई हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो चलते हैं चैप्टर के शुरुआत में और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको जैसे हर चैप्टर के अंदर बताता हूँ कि कुछ टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। तो वो क्या क्या टॉपिक होंगे? सेल साइकिल हो गई, एम फेज बताया जाएगा आपकी भाई एम फेज क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस पहले तो बताया जाएगा भाई माइटोसिस होती क्या है और माइटोसिस होनी क्यों ज़रूरी है, या मियोसिस, मियोसिस होती है एक प्रोसेस, तो सेल के अंदर जो मियोसिस प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, और द लास्ट वन इज़ द सिग्निफिकेंस, यानी कि जो आपकी मियोसिस हुई है तो उसका क्या महत्व कार्य है, जो मियोसिस हो रही है आपकी, तो जो मियोसिस है वो कैसे आपके लाइफ में रोल प्ले करती है। तो चलते हैं पहले। तो पहले के अंदर तो यही बताएगा कि भाई यार सेल ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो या ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ करने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है और नए पॉपुलेशन या अपने से नए आने वाली जनरेशन को बढ़ाता है, यानी कि जो जनरेशन हम फिलहाल एग्जिस्ट करती है उससे नेक्स्ट जनरेशन को आएंगी, तो एक सेल के माध्यम से आती हैं। तो लगभग हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे सेल्फ इंडिविजुअल को यहाँ अर्थ के ऊपर रखता है और अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, अपनी एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। तो इसी के अंदर यही चीज़ बताया गया कि अगर सिंगल सेल है तो वो कैसे करेगी, और मल्टी सेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म हो गया तो वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करता है और नई सेल कैसे बनाता है। तो आर यू अवेयर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। हाँ, हमें सबको पता है कि भाई एक जब स्पर्म होता है वो एग के साथ फ्यूज़ करता है तो एक सिंगल सेल हमारे पास होती है और उस सिंगल सेल से ही होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। उस सिंगल सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट फिर डिवाइड करता है, फिर एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो की कई स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। तो पहला है यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन इनटू ए फॉर्म सच ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो हाँ, बिल्कुल ये बात तो है कि भाई एक छोटी सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो ग्रोथ चाहिए एंड रिप्रोडक्शन। तो दो चीज़ करेक्टरिस्टिक होती हैं, एक ग्रोथ एक रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल इन नीडेड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई दो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है कि हर सेल जो करती है परफॉर्म करती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। क्या बता रहे इसके अंदर ही देखें, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इनटू टू, यानी कि हर एक सेल यानी कि जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो डिवाइड करेंगी, यानी कि भाग होगा उनका इनटू टू, यानी कि दो के अंदर, यानी कि एक से दो बनेंगी। विद ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू द टू डॉटर सेल, यानी कि ये पेरेंटल सेल हो गई और ये दो डॉटर सेल हो गई। तो हर एक पेरेंट सेल ने दो डॉटर सेल को बनाया। ईच टाइम दे डिवाइड, हर बार, जैसे कि अब इसके अंदर भी दो बनेंगी, फिर इससे भी दो बनेंगी,
तो यहाँ पे ये पेरेंट हो जाएगी इनके लिए, इसके लिए ये पेरेंट थी, इसके लिए ये पेरेंट थी, इसके लिए ये पेरेंट है। तो ये एक ऐसे लाइफ साइकिल से हिस्ट्री से चलती है, एक सीढ़ी सी चलती है। तो इसके अंदर इसके अंदर इसने यही बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। ऑल न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। हाँ भाई, जितनी भी डॉटर सेल अब बनी हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ कि मतलब वो खुद से ग्रोथ करती हैं और फिर आगे जाके खुद से ही डिवाइड करती हैं। तो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड दोनों काम करती हैं, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन, और जिससे सेल की नई पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है, जनसंख्या क्रिएट हो जाती है। इट फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन, ये किसके कारण होती है? ग्रोथ और एक डिवीजन के कारण। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो डिवीजन सिंगल सेल एंड इट्स प्रोजेनी, इन अदर वर्ड सच सेल साइकिल ग्रो एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर। देखिए, तो इस फिनोमिना से इसके अंदर पैराग्राफ ने क्या कहा है कि बेसिकली एक पेरेंट सेल होती है, दो डॉटर सेल। पेरेंट सेल जब डिवाइड करके दो के अंदर बदल जाती है तो दोनों को हम डॉटर सेल कहते हैं, और जिससे वो बनी है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट ये है। दूसरा इसका कंसेप्ट यह है कि ऐसी डिवीजन फॉर्म से एक पूरा का पूरा सिंगल सेल से होल ऑर्गेनिज्म बनता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है इसी पैटर्न की वजह से। फिर इसने एक चीज़ और बताई हमको कि हर एक सिंगल सेल्स होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही है। यानी कि इसके अंदर वो दो काम करता है, एक तो पहले ग्रोथ करता है यानी कि खुद को बढ़ाता है, उसके बाद डिवीज़न करता है यानी कि डिवाइड का सिंबल है, उसके बाद डिवीज़न करता है और वो दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है। बेसिकली इसके अंदर यही बताया कि इस पैराग्राफ के अंदर। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा? सेल साइकिल। तो हम सेल साइकिल पढ़ते हैं। देखिए, सेल साइकिल क्या है कि जैसे कि आपकी साइकिल होती है, यानी कि आपके टायर जो होता है वो एक पॉइंट से शुरू करता है और रिपीट उसी पॉइंट पे आ जाता है एक बार। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सेल जो साइकिल का जो टायर है या आपके जो भी टायर है ABC, तो जिस पॉइंट से शुरुआत करता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है कुछ चलने के बाद, दूरी चलने। इसी प्रकार से सेल होती है। तो इसको सेल साइकिल इसलिए बोला गया क्योंकि ये सेल्फ रिपीट करती रहती है, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। देखो, सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल DNA रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। यानी कि दो चीज़ें, DNA रेप्लिकेशन। अब पूछे भाई DNA रेप्लिकेशन क्या है, तो मैं इतना बता सकता हूँ फिलहाल, इसको डीपली हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, कि जो हमारा DNA है वो अपने जैसी कॉपी बना लेता है एक और। तो इससे DNA अपने जैसे एक कॉपी बनाता है और उस चीज़ को हम DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि DNA से DNA का दोबारा बन जाना, यानी कि एक DNA से दूसरा DNA बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। होप आप समझ गए होगी शॉर्टली। उसको आगे जाके देखेंगे कौन कौन से एंजाइम चाहिए, वो जेनेटिक्स के अंदर का पार्ट है। ऑल दिस प्रोसेस यानी कि सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ hence have take place in a coordinated way to ensure a correct division and formation of a। देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो सेल का जो DNA की रेप्लिकेशन है, सेल की ग्रोथ है, और उसके बाद या उससे पहले या उसके दौरान डिवीजन ऑफ सेल, ये जो हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। यानी कि एक के बाद एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल डिवाइड हो गया और DNA रेप्लिकेट हुआ ही नहीं। पहले DNA रेप्लिकेट होना चाहिए, उसके बाद सेल का डिवीजन होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता है कि कोई भी कभी हो सकता है। पहले हमेशा फिक्स होता है कि DNA की रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद ये सेल का डिवीजन कैरी आउट होगा। ये एक फिक्स पैटर्न होता है और इसी पैटर्न के अंदर सेल्स डिवाइड करती हैं। ये क्यों होता है? यदि मान लीजिए, जो आपको पता है DNA इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, यानी DNA जो जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA, वही ब्रेन है। अब ये मान लीजिए कि सेल डिवाइड करके वो DNA रेप्लिकेट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट सेल जो बनी है उसके पास उस खुद का जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो वो आगे कोई काम कर पाएगी नहीं, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगी नहीं,
वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास तो डीएनए है ही नहीं। उसके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो सेल की जो बेसिक, सॉरी साइकिल बोल रहा हूँ, सेल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वही उसके पास अब्सेंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इसी के अंदर इसने यही सर है कि एक करेक्टली डिवीज़न है, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, एंश्योर ए करेक्ट डिवीज़न, एक सटीक डिवीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई छोटी बड़ी हो गई या पहले हो गई बाद में हो गई। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेन इंटैक्ट जीनोम, यानी कि हर एक के पास जीनोम यानी कि जो आरएनए या डीएनए जो आपका मॉलिक्यूल है वो होना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। देखिए ये किसके अंदर क्या है, एक सीक्वेंस है एक इवेंट्स की, कि भाई पहले ए बी सी फॉलो होगा, उस ए के दौरान इतना पार्ट कवर होगा, बी के दौरान उस पार्ट का इतना पार्ट कवर होगा, सी के दौरान इतना पार्ट कवर होगा। और ये भी एक सीक्वेंसनल होता है। इसको ये कहता है कि इस सीक्वेंसनल से क्या होता है, डुप्लीकेट। आपको पता है कि डुप्लीकेट का मतलब मैं समझता हूँ जैसे कि ओरिजिनल कोई चीज़ है, हमने उसकी जैसी एक कॉपी बना ली, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी जैसी एक कॉपी बना ली। अब ओरिजिनल को देख कर जो बना है उसको डुप्लीकेट बोलेंगे। ऐसे डीएनए होते हैं, तो जो डॉटर के अंदर डीएनए जाता है तो वो उसका डुप्लीकेट होता है पेरेंट का, बिल्कुल। सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट एंड द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। अब ये इसके अंदर क्या कहता है कि देखो, सिंथेसिस ऑफ द आउटर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि बाहर, जैसे कि जो सेल की बाहर की जो चीज़ें होती हैं, सॉरी अदर, जो उसकी अदर चीज़ें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये जो होती हैं ये सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, ये उसी दौरान चलती रहती हैं डिवाइड। जैसे अपने पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्यों करता है, यानी कि अपना नंबर बढ़ाता है। कब क्यों बढ़ाता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट सेल जो बनेगी उस सेल के अंदर उसको जाना है, तो इस वजह से वो अपना काम करता है, बाइनरी फिजन करता है, और जिससे वो अपना आपको डुप्लीकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, और नेक्स्ट सेल के अंदर, डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। ऑल थॉट सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी कि सभी सोचते हैं ऑल थॉट मतलब ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता, सॉरी ऐसा होता भी है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इंक्रीज होते हैं, यानी कि पहले जो साइटोप्लाज्म है उसका इंक्रीज होना इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहता है। पहले मान लीजिए वो 2 ग्राम, सॉरी मैं सेल बहुत माइक्रोज में होते हैं, पर आप लेके चलिए थोड़ा सा आपको रिलेवेंट समझ में आए कि मान लीजिए पहले सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो 1.5 किलो था, तो आप 1 घंटे बाद देखोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग और हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2.10 हो जाएगा, 2.20 ऐसे चलता रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस में हमेशा। तो डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, जबकि डीएनए का बनना वो स्पेसिफिक एक मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे, मान लीजिए आपकी सेल है वो 24 घंटे जिएगी, तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो तो 24 घंटे चलता रहेगा, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी वो 24 घंटे चलेगी। बट डीएनए का डुप्लीकेट होना वो किसी 1 घंटे में ही सुनिश्चित होगा, 1, 1.5 या 2, जो भी सेल को जितना टाइम चाहिए रिलेवेंट उतने टाइम में वो ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे डीएनए रेप्लिकेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर, हाँ उसमें मैंने बता दिया भाई, डॉटर उनके अंदर चला जाएगा। ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये चलता रहता है। दीज इवेंट देमसेल्फ अंडरगो ए जेनेटिक कंट्रोल, हाँ इसके ऊपर ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि ये जितनी भी सेल डिवीजन चलती है ना, ये खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। यानी कि कुछ ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल, उन प्रोटीन्स की वजह से ही सेल ग्रोथ कर पाता है, सॉरी डिवीजन कर पाता है। तो ये डिवीजन करने के लिए जो प्रोटीन बनी है वो किसने बनाई, वही सेल ने बनाई। तो ये खुद किसके अंडर कंट्रोल हो, यानी कि ये खुद जो डीएनए है, जो ब्रेन है, वही तो कंट्रोल कर रहा है, वही तो उसको जीनोम है वही तो कंट्रोल कर रहा है, वो जेनेटिक कंट्रोल है। यानी कि ऐसा नहीं कोई बाहर से कंट्रोल करता है, बल्कि भीतर से ही कंट्रोल होती है। अब हम पढ़ते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल। तो मैं आपको पहले वैसे पढ़ा देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। बेसिकली हम देखें तो इतने पार्ट को अलग कर लीजिए और इतने पार्ट को अलग कर लीजिए। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, फिर इसको और डिवाइड कर देंगे फर्दर फेज। जो एम फेज है, तो एम फेज है, इसको आप ये मान लें कि यहाँ जो ये फेज है बेसिकली यहाँ पे सेल डिवाइड करता है। एक्चुअली जो सेल का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा ना, वो इन फेज के अंदर मिलेगा।
इस फेज़ के अंदर देख पाओगे कि भाई आपने डीएनए का डबल होने के बाद उसकी कॉपी कैसे, उसकी कॉपी होने के बाद वो डीएनए कैसे बन रहा है। या आप देख पाओगे कि आपका डिवीजन सेल के अंदर फर्रो बन रही है, एनिमल सेल है तो फर्रो बन रही है, तो वो कैसे आप देख पाओगे, वो इसी एम फेज़ के अंदर आप देख पाओगे। साइटोकाइनेसिस आप देख पाओगे। जबकि G1S1 और G2 इनको मैंने अलग सेपरेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो फेजेस है ना, ये फेजेस प्रिपरेटरी फेज बोली जाती हैं। यानी कि जो G1 है, S और G2 फेज है, इनके अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर इन द सेंस मतलब अपने आप को तैयार करता है। जैसे किसी को जंग पर जाना है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे तो है नहीं कि बिना हथियार लिए जंग पे चला जाएगा। पहले वो खुद को तैयार करता है। तैयार इन द सेंस उसको लड़ना, मान लीजिए आपको प्रिपेयर, आपको 3 घंटे के लिए पेपर देना है। लेट्स सपोज आपने नीट का पेपर देना 3 घंटे, पर उसके लिए आपने 1 साल मेहनत की है, कई घंटे। तो इसी प्रकार से हमारी एक सेल करती है। हालांकि एम फेज मान लीजिए 1 घंटे में हो जाएगा, पर पिछले 23 घंटे इसने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। इसको डिवाइड करना है। इस काम करने के लिए जो फेजेस इन्वॉल्व हैं उसको हम ये फेज कहते हैं, G1S और ये। तो एक तो एम फेज हो गई, एक आपकी इंटरफेज हो गई। इनको क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं, जिसके दौरान सेल खुद को प्रिपेयर करता है। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपको साइटोप्लाज्म है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड कर देता है। वो अपने आप को 2 भागों में तोड़ देता है। तो चलिए अब चलते हैं लाइन टू लाइन वापस। ए टिपिकली यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन। देखिए, ह्यूमन सेल इन कल्चर। अब आप पूछे कल्चर क्या है? कल्चर मीडिया हम तैयार करते हैं अलग अलग लैब्स के अंदर। जैसे हम कंडीशन बनाते हैं कि जो सेल की कंडीशन एक नॉर्मल बॉडी के अंदर होती है, वही कंडीशन हम लैब के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। उसके अंदर हम उसको सेल को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग न्यूट्रिशन, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, वो सब चीज़। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 सेल। ये देखिए 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। मैंने लगभग बताया था आपको। किसकी सेल है? यूकैरियोट की सेल, इसकी बात हो रही है। However, the distribution of cell cycle can vary from organism to organism। बिल्कुल ये भी है कि भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी सेल साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, कोई ऑर्गेनिज्म बड़ी है उसकी सेल साइकिल लेट कंप्लीट होगी। कोई सेल ऐसा है जो हाईली न्यूक्लिएटेड है तो उसकी सेल साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जो थोड़ा लेस न्यूक्लिएटेड है, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस है और थोड़ी कम न्यूक्लियस है, जिसको इतना डिवाइड नहीं करना, जिसको काम ज़्यादा करना है, आरबीसी वगैरह हैं, वो डिवाइड बाद में नहीं करती हैं, तो उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। हालांकि ह्यूमन आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि उसको डिवाइड करना नहीं होता है। तो ये न्यूक्लिएटेड भी डिपेंडेंट होती हैं, जिनके पास प्रोटीन ज़्यादा होती है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ये मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या फिर मल्टी सेलुलर, हाईली मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंटिंग कैसी है, या सेल टाइप कि भाई आपकी आरबीसी सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी, और भाई मान लीजिए आपकी स्किन सेल है वो डिवाइड कंटिन्यूसली करी जा रही है। तो ये सब कुछ उस पर। यीस्ट फॉर एग्जांपल कैन, देखो आपको पता है यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगी है, सिंगल सेलुलर है। तो ये क्या करती है? ऑल थ्रू द सेल साइकिल ओनली 90 मिनट, लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 आवर, 1.5 घंटे के अंदर पूरी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। जबकि ह्यूमन को 24 घंटे लग रहे हैं। आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। तो वो आपसे रिलेवेंटली डाटा कितना पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो भी आपको पता है भाई 90 मिनट के अंदर लगभग एक यीस्ट डिवाइड कर लेती है। और जब बैक्टीरिया कहते हैं कि 20 मिनट के अंदर, लगभग एक बैक्टीरिया तो 20 मिनट में खुद को डिवाइड कर देता है। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट भी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आपको जी नोट और बता देता हूँ इससे पहले। जी नोट जैसे कि आरबीसी वगैरह या अदर सेल्स हैं, तो इन्होंने एक बार डिवाइड कर लिया, ठीक है भाई, उसके बाद ग्रो होगी, हाँ हो गई, उसके बाद क्या दोबारा डिवाइड करेंगी? नहीं। कुछ सेल डिवाइड नहीं करती, वो करती नहीं है, वो अपना फंक्शन गेन कर लेती हैं। आरबीसी ने अपना फंक्शन गेन कर लिया कि भाई मेरे को O2 ले जानी है, CO2 लानी है, ऐसे टिश्यू तक O2 पहुँचानी है, टिश्यू से O2 लेके लंग्स तक CO2 पहुँचानी है। इसने अपना फंक्शन गेन कर लिया, और ये फंक्शन गेन करते ही अब डिवाइड नहीं करेगी, तो ये किस फेज में चलेगी? जी नॉट फेज के अंदर। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यस, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है क्योंकि वो लिविंग तो है ही। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, बट वो डिवाइड करेगी नहीं, क्योंकि वो जी नॉट फेज के अंदर चली गई, खुद का काम गेन कर चुकी। अब चलते हैं सेल साइकिल डिवाइड इनटू 2 बेसिक फेज, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटरफेज, एक एम फेज।
इंटरफेज और एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज। एम फेज से माइटोसिस फेज बोलते हैं। तो एम फेज प्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, ये मैंने आपको बताया, जहाँ के ऊपर आपको लगेगा कि एक्चुअली सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये एम फेज के अंदर होता है अकर। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। हाँ, अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सेल खुद को क्या करता है, प्रिपेयर। तो जब वो प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, तो तब तक वो कहाँ चला जाता है, इंटरफेज के अंदर, यानी कि खुद को तैयारी करता है। उस तैयारी, यानी कि पहला डिवीजन हुआ, अब सेकंड डिवीजन होना है, तो सेकंड डिवीजन से पहले तैयारी तो करेगा ना भाई, इस फेज में जाके, इस फेज में जाके तैयारी तो करेगा। इसको मैं M1 बोलता हूँ, इसको मैं M2 बोलता हूँ, तो तैयारी करते हो। ये बीच का क्या होगा, इंटरफेज, इन दोनों का बीच का, यानी कि दो सक्सेसिव एम फेज, पहली और सेकंड एम फेज के बीच का जो टाइम होगा, उस टाइम को हम इंटरफेज कहेंगे। इट्स सिग्निफिकेंट नोट दैट द N24 एवरेज द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, यानी कि 1 घंटे का होता है, मैंने आपको बताया था। दिस इंटरफेज लास्ट मोर देन, यानी कि प्रिपेयर कितने देर, जैसे कि आप बी नीट के लिए 3 घंटे के लिए पेपर दोगे, पर प्रिपेयर तो साल भर कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी प्रकार सेल है, वो 95% दो पार्ट इसी चीज़ के अंदर लगाते हैं, इंटरफेज के अंदर। 5% में कंप्लीट डिवाइड। आपको पता है 3 घंटे में आप क्रैक कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपने पिछले 365 दिन, सॉरी 364 दिन, 300 दिन, 250 दिन, जो भी ABC आपने लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, इसी प्रकार सेल काम करता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि एम फेज कहाँ शुरू होता है, जब जो इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू करता है, वो अपने आप को बांटना शुरू करता है। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, उसको हम कैरियोकाइनेसिस अंडर यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये देखो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसको मैं आपको बेसिकली एक बार समझा देता हूँ, सॉरी। तो बेसिक मैं आपको समझाता हूँ। जब न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं ना, यानी कि अब ये मान लीजिए ये आपकी सेल साइकिल, ये न्यूक्लियस, तो अब क्या हो गया, ये है, और यहाँ के ऊपर आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल गए, तो इन दोनों का जो डिवीजन है ना, उसको कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा कि एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक इसके पास न्यूक्लियस, एक इसको क्या कहेंगे, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। बेसिकली यही बता रहे कि न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्ड टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। अब डॉटर क्रोमोसोम कैसे होती हैं, देखिए ये क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम मैंने मान ली, तो ये 2 है, ये एक क्रोमोसोम मान ली। तो इसका डिवीजन यानी कि हाफ हाफ इतने भागों के अंदर टूट जाए कि आधा इसके पास, आधा इसके पास। तो ये डॉटर थी, 2 भागों में सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने को क्या कहेंगे हम, कि डॉटर क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोल देंगे। न्यूक्लियर का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस बोल देंगे, करस्पॉन्ड टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम को। और यूजुअली एंड विद द, यानी ख़त्म किसके साथ होता है ये, जब आपका कंप्लीट साइटोप्लाज्म, यानी कि जब आपका 2 सेल बनते हैं, कब, जब आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाए। अब भाई मान लीजिए साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो आप बाहर से देख के कभी बता ही नहीं पाओगे कि उसने सेल को डिवाइड किया या नहीं किया। जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक सेल से 2 सेल बन चुकी हैं, तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई अब सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द इंटरफेज थ्रू द रेस्टिंग फेज, यानी कि इंटरफेज को क्या बोला मैंने, रेस्टिंग फेज, यानी कि प्रिपरेटरी फेज। इन दिस टाइम ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसके दौरान भाई वो आप प्रिपेयर करते हो, वैसे DNA का डुप्लीकेशन होता है, और सेल अपनी प्रोटीन इकट्ठी करने लग जाता है, अपनी एनर्जी को इकट्ठी करने लग जाता है कि भाई मेरे को डिवाइड करना है इन ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेज डिवाइडेड इनटू द 3 फर्दर फेज, यानी कि इंटरफेज को कितने बताया, G1 G2। G1 को मैंने क्या बोला, गैप 1, G2 गैप 2, और इन दोनों के बीच में क्या है, सिंथेसिस। एस फेज मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी, DNA की सिंथेसिस, अदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस। तो वो देखते हैं किस किस की सिंथेसिस बताएगा। तो देखिए G1 को पहले पढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि भाई G1 और G2 के बीच में एस फेज आता है, कभी आप उल्टा पुल्टा कर दो ना,
कि G1 G2 रेस्ट कर दो, नहीं, G1 S एंड देन G2, आफ्टर दैट आपका एम फेज। एम फेज के अंदर भी आपको बताएंगे कि भाई इसके अंदर भी 4 फेज होती हैं बेसिकली, और 4 फेज कौन सी होती हैं, सब कुछ बताएंगे। और ये पार्ट बहुत अच्छा है, इसको मैं समझाऊंगा। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। G1 कैसे होता है, इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन, यानी कि मान लीजिए जो आपका ये डीएनए इसकी रेप्लिकेशन और आपका जो एम फेज ख़त्म हो चुका है उसके बाद और इसकी शुरुआत के बीच को हम क्या कहेंगे, G1। तो ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ भाई, देखिए आपसे जो प्रश्न पूछेंगे वो यही पूछेंगे, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव थी G1 में, हाँ भाई बिल्कुल थी। एंड कंटिन्यूसली ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, यानी कि वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, नहीं, G1 के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। आप याद कर लीजिए इस चीज़ को कि डीएनए के अंदर G1 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, वहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, यानी कि ये कब शुरू होता है, जब आपका डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन शुरू होती है तब। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, यानी कि क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास 2C डीएनए था, इसके बाद अपना कितने हो जाएगा 4C, यानी कि दुगना हो गया, 2x हो गया, लगभग 2x हो गया, डीएनए डबल हो गया। तो डीएनए डिनोट बाय 2C, 2C था देन इट इंक्रीज बाय 4C, 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेल एंड, अब मेरे को पता आप यहाँ फंसोगे और वो आपको यहीं फंसाएगा और हम आपको फंसने देंगे नहीं। तो चलते हैं कैसे, ये कहता है कि भाई हाँ आपको ये तो पता चल गया कि भाई जब डीएनए डबल हुआ तो वो 2C से 4C हो गया, नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं है। बट ये कह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर, मान लीजिए पहले एक क्रोमोसोम था आपके पास, तो इसके बाद भी कितना क्रोमोसोम रहेगा, एक। आप कहेंगे भाई डीएनए डबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम भी डबल होना चाहिए था। अब आपको समझाता हूँ ये चीज़, आप इसको क्या कहोगे भाई 2C डीएनए लगभग, इसके पास कितना है, सॉरी इसके पास कितना है, एक क्रोमेटिड। आप ये देखिए इसको क्या कहते हैं, बीच को कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे आपका अटैचमेंट है। आपने पिछले वाले चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पक्का पता होगा कि यहाँ के ऊपर काइनेटोकोर अटैच होता है, यहाँ के ऊपर आके आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2C कब है, जब आपके पास दो, मतलब सिंगल आपके पास क्या है, क्रोमेटिड। अब मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास क्या हो गया, दो हो गए, यानी कि एक से बढ़कर दो हो गए, पर इनके पास अभी तक क्या है, सिंगल काइनेटोकोर। अब भी इनके पास सिंगल है, तब भी एक था, अब भी एक है। तो अब भी इसको क्या कहेंगे कि एक ही क्रोमोसोम कहेंगे भाई। हाँ, डॉटर जो क्रोमेटिड है वो बन गई इनकी, इसकी ये डॉटर क्रोमेटिड है, इसकी ये डॉटर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड थी, ये दो क्रोमेटिड हो गई। तो ये डॉटर क्रोमेटिड तो बन गई, बट क्रोमोसोम तो एक रहा, क्योंकि जो इनका सेंटर है, यानी कि जहाँ से डिवीज़न होना है इसका, बेसिकली दो अलग अलग सेपरेट होने हैं, तो वहाँ पर अब भी एक ही जगह से अटैच है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक ही क्रोमोसोम। तो इसको भी एक क्रोमोसोम कहेंगे, इसको भी एक क्रोमोसोम, इसको 2C कहेंगे, इसको 4C। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसको 100% सोल्व करूँगा। इन एनिमल, ये मैंने बता दिया 2C। हाउएवर देयर इज द नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होता। सेल हैड डिप्लॉयड 2N नंबर क्रोमोसोम एट G1। इफ सेल हैड डी 2N नंबर, यानी कि G1 में तो हमें पहले पता है कि भाई डीएनए सिंथेसिस नहीं हुआ, तो वहाँ के ऊपर तो क्रोमोसोम 2N थे। तो इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम एज 2N ही रहेंगे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए अब इसके बताएगा कि एस फेज के अंदर क्या क्या कहानी है। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस के अंदर हुआ। सेंट्रियो डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, जो सेंट्रियोल मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं सेंट्रियोल, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। तो
ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी मैंने आपको बताई थी भाई, राइबोसोम जैसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही है, इसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि ये भी अपने आप को दो बना लेते हैं, दुगने कर लेते हैं। और ये क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक इस सेल के अंदर रहेगा और एक अगली सेल के अंदर जाना है। तो ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर, अब ये कहेगा कि भाई G2 के अंदर क्या होता है, तो G2 के अंदर देखिए ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो कि माइटोसिस की सेल ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए। अब मैं चेक पॉइंट बताऊंगा भाई, CDK1 CDK2, ये हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे, तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं जिनके चेक पॉइंट के बिना आप क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे एक फेज से सेकंड फेज में नहीं पहुंच सकते। तो ये G2 मेन काम करते हैं कि देखता है कि DNA की रेप्लिकेशन जो हुई है वो G2 के अंदर जाने से पहले देखा जाता है कि भाई जो रेप्लिकेशन वो सही हुई है नहीं हुई है, या G2 के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो देखते हैं कि भाई अगर कोई मिसमैच पेयर तो नहीं हो गया, या कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई, तो ये म्यूटेशन आ गई तो उसको ठीक किया जाएगा, DNA को रिपेयर किया जाएगा, जो भी ABC करवाना है ये इसके अंदर किया जाता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। डू प्लांट एंड एनिमल टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, भाई देखिए प्लांट और एनिमल हमेशा अपने जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ ग्रो के दो मतलब हो सकते हैं, एक मैं देखता हूँ पर्सपेक्टिव ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन आप पेड़ देखते हो, हाँ भाई पीपल आज 10 साल में इतना था और पीपल का पेड़ भाई 50 साल बाद इतना हो गया, 100 साल बाद इतना हो गया, 70 साल बाद इतना हो गया। तो मैं कह सकता हूँ भाई सिंपल सी यहाँ कि भाई पेड़ ग्रोथ कर रहा है। पर मैं जैसे उमन को देखता हूँ, तो उमन भाई मान लीजिए 20 साल 22 साल तक बढ़ा, ठीक है, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो गया, ग्रोथ शो नहीं कर रहा, ग्रोथ शो नहीं कर रहा। पर कुछ सेल जो मर गई होंगी उसको रिप्लेस जरूर कर रहा होगा, सेल की रिप्लेसमेंट तो अभी कंटिन्यूस नहीं चल रही। तो वो ग्रोथ आपसे पूछे कि ऐसे फिजिकली, तो हाँ भाई फिजिकली ग्रोथ दोनों एक साथ नहीं करते। एक जो एनिमल है वो एक लिमिटेड टाइम तक करता है, जो कि प्लांट कंटिन्यूसली कर पाता है। हाँ, दोनों के दोनों अपने सेल को रिप्लेस जरूर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एक जो सेल जो बूढ़ी हो गई मर गई है उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल को हाँ हमेशा बनाते रहते हैं। डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, नहीं, ये भी बात गलत है कि सभी। अब जाइलम फाइबर्स देखें तो जो जाइलम फाइबर बन गया उसके पास न्यूक्लियस नहीं है भाई, वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। जो ई न्यूक्लिएटेड हैं तो वो वैसी बात है, वो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। वो प्लेट्स बन गई उनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो वो वैसे नहीं कर पाएंगे। और एनिमल के अंदर RBC, आप देखिए RBC ने न्यूक्लियस लॉस कर दिया तो वो डिवाइड कर देगी नहीं, वो तो रिप्लेस की जाएगी नई RBC बना के। नई RBC कौन बनाएगा? तो आप ये पढ़ोगे ह्यूमन फिजियो के अंदर भी आपको पढ़ाएंगे भाई, बोन मैरो होती है, जो बोन मैरो इनको रिप्लेस करवाती है। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यूसली टू डिवाइड ऑल प्लांट एंड एनिमल, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है? नहीं, कुछ कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, कुछ नहीं करती। जैसे बोन मैरो वगैरह की सेल हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, बल्कि जो से लीवर की सेल वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करती। या फिर आपकी हेयर सेल बोल रही, आपकी हार्ट की सेल, आपकी मसल्स, वो हमेशा तो ग्रोथ नहीं करती रहती। कैन यू टेल देन द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग ए सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट? हाँ भाई, जो आपने सैम और रैम पढ़ा होगा कभी कि भाई सूट एपिकल मैस्मेटिक जो टिप पे होता है और रूट एपिकल मैस्मेटिक जो रूट के टिप पे होता है, तो दोनों हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। सॉरी तो मैस्मेटिक टिश्यू काम करता रहता है। तो होप आपने समझा होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। थोड़ी वैसे बैटरी तो कम हो गई, पर कोई नहीं, जितना होगा पॉसिबल उतना कवर हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम एम फेज से पहले कर लेते हैं, कल एम फेज को कंप्लीट करेंगे। तो डू यू कंस्टिट्यूट द माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल, इट हैज़ ए सिंग। देखिए ये कह रहा है कि अगर आपको ऑनियन रूट टिप दे दे उसके अंदर 16 क्रोमोसोम है। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम विल हैव इन G1 फेज? 16 फेज, भाई 16 क्रोमोसोम रहेंगे। आफ्टर एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम तो 16 ही रहेंगे। एंड आफ्टर एम फेज, यानी कि जब एम फेज हो गया और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, सेल को मान लीजिए एम फेज कैरी आउट हो, तो ये कितने हो जाएंगे? अगर ये डिवाइड नहीं कर पाया तो ये दुगने हो जाएंगे, और डिवाइड कर गया तो 16 रहेंगे। अगर नहीं डिवाइड कर पाया तो ये सेल के जो न्यूक्लियस उसके अंदर 32 हो जाएंगे। पर लगभग आप इसको 16 लेके चलिए, तो ये 16 रहेंगे। और 32 कब होंगे मैंने आपको बता दिया। अगर सेल प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाया और न्यूक्लियस के अंदर ये डबल हो गई और न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर पाया,
यानी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर पाया, आपकी लास्ट जो मान लीजिए टेलोफेज है वो फेल हो गई, और एनाफेज तो कैरी आउट हो गया बट टेलोफेज फेल हो गई, तो वहाँ पे 32 हो जाएंगे, 16 के दोगुने 32 हो जाएंगे। पर ऐसे बहुत रेयर चांस होता है कि टेलोफेज वगैरह फेल हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला पर्सन। ऑल्सो वट विल बी DNA कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 के अंदर 2C, मान लीजिए 2C है, तो आफ्टर एस फेज के अंदर वो 4C हो जाएगा, एट G2 फेज वो 4C रहेगा। इफ़ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, अगर उसने पहले बताया M फेज के बाद 2C हो, तो मैंने आपको तीनों का जवाब दिया है और आप एक बार खुद से भी तैयार करिए, थिंक करिए। सम सेल इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, सारी सेल डिवीजन नहीं करती, जैसे हार्ट की सेल, इसने पीछे पर्सन ने पूछा था। मैनी ऑफ द सेल डिवाइड ओनली नो ओकेजनली एज नीडेड टू द रिप्लेस द न्यू सेल एज बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी सेल डेथ। मान लीजिए आपके कोई घाव हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा घाव रहेगा, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल आ जाती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सेल डिवाइड कर रही होंगी, नहीं भाई, वो आपके घाव हुआ तभी तो है, यानी कि आपको सेल डेड हो गई या कोई आपकी जख्म हो गया, चोट हो गया, जिसके अचानक कोई सेल मर गई, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल ऐसा काम करती हैं। कोई सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और सभी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करती हैं। सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1, यानी कि वो जो G1 है उसको बाहर निकल जाती हैं। टू एंटर इनएक्टिवेट क्यूसेंट स्टेट, यानी कि G0, तो G0 के अंदर आ जाती हैं। अब उनको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है और ना वो डिवाइड करेंगी। ऑफ द सेल साइकिल से बाहर आ गई। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड। अब ये आप मान ली साधु की तरह, तो सभी सेल नहीं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो साधु तरह बिहेव करती हैं। जैसे कि आपको पता है साधु समाज से बाहर निकल जाते हैं, तो अब वो क्या आगे बच्चे पैदा करेगा? नहीं। आपको पता है वो भी सी बात, जो साधु है वो शादी नहीं करेगा, तो शादी नहीं करेगा तो बच्चे पैदा नहीं। क्या सभी इंसान साधु बन जाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग हैं जो साधु बन पाते हैं। साधु जिंदा रहता है, हाँ भाई साधु जिंदा तो रहता है। साधु काम करता है, हाँ भाई साधु साधना करता है। जैसे एक आदमी जो भी अपना वर्क फंक्शन करता है, तो साधु का जो काम होता है साधु वो काम तो करता है। तो ऐसे ही कुछ सेल जो G0 में चले जाते हैं तो वो साधु बन जाती हैं। वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, वो फर्दर घर गृहस्थी में नहीं जाएंगी, वो दोबारा उसको साइकिल को रिपीट नहीं करेंगी। वो वुमन सेल जैसे साधु का अलग कंसेप्ट होते हैं थोड़े भाई, उनकी जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट उनके अकॉर्डिंग वो दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेंगी और हमें लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कुछ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल क्या होती हैं। आपको मान लीजिए 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के हैं, तो जिसमें से 23 सिमिलर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी हैं। तो जब ये एक दूसरे की कॉपी हैं, यानी कि 8 मान लीजिए आपके ओनियन के हैं, तो 8 दूसरे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि एक दूसरे क्या है, डुप्लीकेट है। तो ऐसे क्या हो गया, डिप्लॉयड नंबर हो गए, यानी कैसे नंबर हो गया, डिप्लॉयड, दुगने हैं वो। जैसे मान ली पहले क्रोमोसोम एक ये है, तो एक ये है, तो अगला इसके जैसा ही है सेम, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। काउंट इसको एक करेंगे पर ये हो गया डिप्लॉयड। तो जब हम इसको सिंगल काउंट करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगी, इसको लिए 23 पेयर बोल दे देंगे या फिर 46 क्रोमोसोम। तो 23 दूसरे 23 के सिमिलर होते हैं। देयर आर द फ्यू एक्सप्रेशन व्हेन द हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। हाँ, बहुत कम एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पर भाई माइटोसिस चलता है और हैप्लॉइडिटिक कंटेंट में, जैसे किसी के अंदर 7 क्रोमोसोम है तो 7 ही माइटोसिस कर जाएंगे। जैसे हमारे अंदर तो डिप्लॉयड हो गए 46, तो 23 करके टूटेंगे और फिर वो 23 दोबारा बन जाएंगे, और 23 उससे अगले पेड़ से 23 आएंगे, इस पेड़ से 23 आएंगे, उसको दोबारा को 46 को पूरा कर देंगे, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। मेल हनी बी इसका एग्जाम्पल है, यानी कि अब मानते हैं हनी बी के पास अगर मान लीजिए 16 क्रोमोसोम हैं, तो मेल हनी बी के पास सिर्फ 8 होते हैं, क्योंकि उसके कभी भी मेल हनी के फादर नहीं होता। जो एग है वो सेल्फ डिवाइड कर देता है, यानी कि एग ही आगे बढ़ जाता है। तो एग माइटोटिक करके हाफ डिवीजन करके आता है क्रोमोसोम, और वो हाफ ही आगे पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करके, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कंटेंट। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगेंस्ट दिस प्लांट कैन नॉट शो माइटोटिक डिवीजन, नहीं सॉरी, कैन शो माइटोटिक डिवीजन, यस, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर करते हैं। ये जैसे कि एल्गा वगैरह हैं,
या फिर आप इसको मान लीजिए थोड़ा सा ब्रायोफाइट आपके हैं, जो टेरिडोफाइट्स इनको बोल देते हैं हम, ब्रायोफाइट हैं, थोड़े टेरिडोफाइट हैं। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को छोड़ दीजिए, हाइड के अंदर आ गए। जो बीच के से हैं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो उसके अंदर ये ऐसी डिवीजन चलते रहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कि भाई हैप्लोइड से डिप्लॉइड बना, डिप्लॉइड से फिर हैप्लोइड बना, हैप्लोइड से फिर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लोइड। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज स्टेज एट विच माइटोसिस सीन इन द हैप्लोइड सेल, यानी कि हैप्लोइड सेल के अंदर किसके अंदर माइटोसिस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँ भाई, प्रोटीनिमा एक स्टेज होती है ब्रायोफाइट के अंदर, जहाँ पे प्रोटोनिमा बनता है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनके अंदर हैप्लोइड कंटेंट भी डबल डबल होता रहता है, वो बार बार डिवाइड करता रहता है। तो ये आपको बताएंगे कि भाई उसके फुट सीटा कैप्सूल बनता है, तो कैप्सूल के अंदर जो सीडलिंग्स होती हैं, सीडलिंग्स तो नहीं बोलेंगे उनके, तो जो उसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो कैसे क्या कंटेंट होता है, ये आपको सब कुछ वहाँ बताएगा। तो आपको प्लांट के चैप्टर हैं वहाँ बताएंगे। तो बाकी का कंटिन्यू हम कल करेंगे। होप वैसे भी आज थोड़ी शायद बड़ा हो जाएगा लेक्चर, या हो गया होगा, तो ज़रूरी भी था क्योंकि भाई चैप्टर का पहला दिन है और अच्छे से समझना ज़रूरी भी है। होप आपने समझा होगा। इसको कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन।